हुसन कुछ देर पहले इस्लाम आबाद के एक होटल में था जब अचानक उसे अपने वालिद की कॉल मिली। वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचने के लिए कह रहे थे। उनका लहजा बेहद अजीब था, मगर हुसन ने तौजा नहीं दी। लेकिन जब 15 मिनट बाद अपने घर पहुंचा तो पूर्च में खड़ी सिकंदर उस्मान की गाड़ी देखकर चौंकना हो गया। वो सालार के घर की तमाम गाड़ियों और उनके नंबर्स को अच्छी तरह पहचानता था। सिकंदर इनकल को मेरे उस मामले में अनवालो होने के हवाले से कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा सालार का दोस्त समझकर पूछ कुछ के लिए आए होंगे। मैं बड़े इत्मीनान से उनकी बातों का जवाब दूंगा और किसी भी इल्जाम की तरदीद कर दूंगा। लेकिन मेरी परेशानी पापा के सामने मेरी पोजीशन मशकूक कर देगी, इसलिए उनकल सिकंदर को देखकर मुझे कोई रद्द अमल जाहिर नहीं करना चाहिए। उसने पहले अपना लायहा अमल तय किया और फिर बड़े इत्मीनान के साथ स्टडी में दाखिल हो गया। उसके वालिद कासिम फारूकी और सिकंदर उस्मान काफी पी रहे थे, लेकिन उनके चेहरे की गैर मामूली संजीदगी और इत्तराब वो एक लम्हे में भानप गया था। कैसे हैं इनकल सिकंदर आप? इस बार बहुत दिनों के बाद आप हमारी तरफ आए, बावजूद उसके कि सिकंदर या कासिम ने उसकी हेलो का जवाब नहीं दिया। हुसन ने बहुत बेतकल्फी का मजाहिरा किया। उसे उस बार भी जवाब नहीं मिला था। सिकंदर उस्मान उसे गौर से देख रहे थे। बैठो, कासिम फारूकी ने कुदरे दृष्टि से कहा। सिकंदर तुमसे कुछ बातें पूछने आया है। तुम्हें हर बात का ठीक ठीक जवाब देना है। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं सिकंदर उस्मान से कह चुका हूं कि वो तुम्हें पुलिस के पास ले जाए। मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ। मैं तुम्हें किसी भी तरह बचाने की कोशिश नहीं करूंगा। कासिम फारूकी ने उसके बैठते ही बुला तमहीद कहा। पापा, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात नहीं समझा। हुसन ने हैरत का मजाहिरा किया, मगर उसका दिल धड़कने लगा था। मामला इतना सीधा नहीं था जितना उसने समझ लिया था। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। सिकंदर, पूछो इससे क्या पूछना चाहते हो और मैं देखता हूं ये कैसे झूठ बोलता है। इमामा के साथ सालार की शादी में शिरकत की है तुमने। इनकल, आप आप क्या बात कर रहे हैं? कौन सी शादी? कैसी शादी? हुसन ने मजीद हैरत का मजाहिरा किया। वही शादी जो मेरी अदम मौजूदगी में मेरे घर पर हुई, जिसके लिए इमामा को पीपर्स भजवाए गए थे। प्लीज अंकल, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। आपके घर में जरूर आता जाता रहता हूं, मगर मुझे सालार की किसी शादी के बारे में कुछ पता नहीं है और न ही मेरी मालूमात के मुताबिक उसने है शादी की है। मुझे तो इस लड़की का भी पता नहीं है जिसका आप नाम ले रहे हैं। हो सकता है सालार की किसी लड़की के साथ अनवालो मनट हो, मगर मैं उसके बारे में नहीं जानता। वो हर बात मुझे नहीं बताता। सिकंदर उस्मान और कासिम फारूकी खामोशी से उसकी बात सुनते रहे। वो खामोश हुआ तो सिकंदर उस्मान ने अपने सामने पड़ा हुआ एक लिफाफा उठाया और उसमें मौजूद चंद कागज निकालकर इसके सामने रख दिए। हुसन का रंग पहली बार उतरा। वो इमामा और सालार का निकाह नामा था। इस पर देखो, तुम्हारे ही सिग्नेचर्स हैं ना? इस्किंदर ने सर्द लहजे में पूछा। अगर ये सवाल उन्होंने कासिम फारूकी के सामने ना किया होता तो वो इन दस्तखत को अपने दस्तखत मानने से इनकार कर देता, मगर उस वक्त वो ऐसा नहीं कर सकता था। ये मेरे सिग्नेचर्स हैं, मगर मैंने नहीं किए, उसने हिकलाते हुए कहा। फिर किसने किए हैं? तुम्हारे फरिश्तों ने या सालार ने? कासिम फारूकी ने तंजिया लहजे में कहा। हुसन कुछ बोल नहीं सका। वो हवास बाख्ता सा बारी बारी उन्हें देखने लगा। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि सिकंदर उस्मान इस तरह है। उसके सामने वो निकाह नामा निकाल कर रख देंगे। वो ये भी नहीं जानता था कि उन्होंने वो निकाह नामा कहां से हासिल किया था, सालार से या फिर उसकी सारी अक्लमंदी और चाला की धरी रह गई थी। तुम ये नहीं मानोगे कि सालार का इमामा के साथ निकाह तुम्हारी मौजूदगी में हुआ है। कासिम फारूकी ने इखड़े हुए लहजे में उससे कहा। पापा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये सब सालार की जद पर हुआ था। उसने मुझे मजबूर किया था। हुसन ने एकदम सब कुछ बताने का फैसला कर लिया था। कुछ भी छुपाने का अब कोई फायदा नहीं था। वो झूठ बोलता तो अपनी पोजीशन और खराब करता।
मैंने उसे बहुत समझाया था, मगर कासिम फारूकी ने उसकी बात काट दी। इस वक्त तुम्हें यहाँ सफाइयाँ और वजाहतें पेश करने के लिए नहीं बुलाया। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस लड़की को उसने कहाँ रखा हुआ है? पापा, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। हुसन ने तेजी से कहा, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। आई सवीर पापा, मुझे वाकई कुछ पता नहीं है। वो इसे लाहौर छोड़ आया था। ये झूठ तुम किसी और से बोलना। मुझे सिर्फ सच बताओ। कासिम फारूकी ने एक बार फिर इसी तंदुतेज लहजे में कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा पापा। हुसन ने एहतजाज किया, लाहौर कहाँ छोड़ आया था? किसी सड़क पर। उसने कहा था वो खुद चली जाएगी। तुम मुझे या सिकंदर को बेवकूफ समझ रहे हो? उसने उस लड़की से शादी की और फिर उसे एक सड़क पर छोड़ दिया। बेवकूफ मत बनाओ हमें। कासिम फारूकी भड़क उठे। मैं सच कह रहा हूं पापा। उसने कम इज कम मुझसे यही कहा था कि वो इस लड़की को सड़क पर छोड़ आया था। तुमने उससे पूछा नहीं कि फिर उसने उस लड़की के साथ शादी क्यों की, अगर उसे यही करना था? पापा, उसने ये शादी उस लड़की की मदद के लिए की थी। उसके घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी किसी लड़के से करना चाहते थे। वो नहीं करना चाहती थी। उसने सालार से राब्ता किया और मदद मांगी, और सालार उसकी मदद पर तैयार हो गया। वो सिर्फ ये चाहती थी कि सालार वक्ती तौर पर उससे निकाह कर लेता, कि अगर उसके वालदेन जबरदस्ती उसकी शादी करना चाहें तो वो इस निकाह का बताकर उन्हें रोक सके। हुसन अब सच्चाई पर पर्दा नहीं डाल सकता था। उसने पूरी बात बताने का फैसला किया, और अगर जरूरत पड़े तो बेलफ के जरिए उसको रहाई दिलवाई जा सके। मगर ये कोई मोहब्बत वगैरह की शादी नहीं थी। वो लड़की वैसे भी किसी और लड़के को पसंद करती थी। आप उस निकाहनामे को देखें तो इसमें भी उसने तलाक का हक पहले ही ले लिया है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो सालार से राब्ता कए बगैर ही तलाक हासिल कर ले। लफ्ज़ या कुछ और? कासिम फारूकी ने उससे कहा। हुसन कुछ नहीं बोला, खामोशी से उन्हें देखता रहा। मैं क़ुतान तुम्हारी किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं हूं। तुमने बहुत अच्छी कहानी बनाई है, मगर मैं कोई बच्चा नहीं हूं कि उस कहानी पर यकीन कर लूं। तुम्हें अब इमामा तक पहुंचने में सिकंदर की मदद करनी है। कासिम फारूकी ने कताई लहजे में कहा, पापा, ये मैं कैसे कर सकता हूं? मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। हुसन ने एहतजाज किया, तुम ये कैसे करोगे? ये तुम खुद जान सकते हो। मुझे सिर्फ ये बताना था कि तुम्हें क्या करना है। पापा प्लीज, आप मुझ पर यकीन करें। मैं इमामा के बारे में कुछ नहीं जानता। निकाह करवाने के अलावा मैंने और कुछ नहीं किया। हुसन ने कहा, तुम उसके इतने करीब हो कि अपनी खफिया शादी में वो तुम्हें गवाह के तौर पर ले रहा है, मगर तुम्हें ये नहीं पता कि उसकी बीवी घर से भागने के बाद अब कहाँ है। मैं ये मानने पर तैयार नहीं हूं। हुस्न, किसी सूरत में भी नहीं। कासिम फारूकी ने दौटोक अंदाज में कहा, तुम्हें अगर पता नहीं है तो भी तुम उसका पता कराओ कि वो कहाँ है। सालार, तुमसे कुछ नहीं छिपाएगा। पापा, वो बहुत सी बातें मुझे भी नहीं बताना। वो सब बातें तुम्हें बताता है या नहीं। मैं फिलहाल सिर्फ एक चीज में दिलचस्पी रखता हूं, और वो इमामा के बारे में मालूमात हैं का पता हासिल करो। और सालार को किसी भी तरह ये पता नहीं चलना चाहिए कि सिकंदर को इसकी शादी की इत्तला मिल चुकी है, या उसने इस सिलसिले में तुमसे कोई मुलाकात की है। अगर मुझे ये पता चला कि सालार ये बात जान गया है तो मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा, ये तुम्हें याद रखना चाहिए। मैं सिकंदर को तो पहले ही इजाजत दे चुका हूं कि वो हाशिम मुबीन को तुम्हारा नाम दे दे। उसके बाद हाशिम मुबीन तुम्हारे साथ होगा, पुलिस के जरिए बंटे या किसी और तरीके से। मैं बिल्कुल परवाह नहीं करूंगा। अब तुम यह तय कर लो कि तुमने सालार के साथ दोस्ती निभानी है या फिर इस घर में रहना है। कासिम फारूकी ने कितायत से कहा, पापा, मैं कोशिश करता हूं कि किसी तरह अमामा के बारे में कुछ मालूमात मिल जाए। मैं सालार से उसके बारे में बात करूंगा। मैं उसे ये नहीं बताऊंगा कि सिकंदर इनकल को उस सारे मामले के बारे में पता चल गया है। वो मेकानिकी अंदाज में दहर आता जा रहा था। वो इस बार वाकई बड़ी तरह और खिलाफ तवक्का फंसा था। सालार चंद दिन घर बैठा रहा था, मगर फिर जद करके उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। हाशिम मुबीना और उसके घर वाले
इमामा की तलाश में ज़मीन आसमान एक कए हुए थे। अगरचा वो ये सब कुछ बड़ी राज़दारी के साथ कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनके मुलाज़मीन और पुलिस के ज़रिए सिकंदर को उनकी कोशिशों की खबर मिल रही थी। वो लाहौर में भी इमामा की हर सहेली से राब्ता कर रहे थे, जिसे वो जानते थे। सालार ने एक दिन अखबार में बाबर जावेद नामी एक शख्स का खाका देखा। उसके बारे में मालूमात देने वाले के लिए इनाम का ऐलान था। वो इस नाम से अच्छी तरह वाकिफ था। यही वो फर्जी नाम था जो हुसन ने वकील को इमामा के शवहर का दिया था, और वो इश्तिहार यकीना इमामा के घर वालों की तरफ से था। हालांकि नीचे दिया गया फ़ोन नंबर इमामा के घर का नहीं था। वो अंदाज़ा कर सकता था कि पुलिस उस वकील के पास पहुंच गई होगी, और उसके बाद उस वकील ने उस आदमी के कवायफ उन्हें बताए होंगे। अब ये हकीकत सिर्फ वो वकील, हुस्न और खुद वो जानता था कि बाबर जावेद सरे से कोई वजूद नहीं रखता। मगर वो मुतमईन हो गया था। वो हाशिम मुबीन के घर वालों को किसी हद तक भड़काने में कामयाब रहा था। इस पूरे अरसे के दौरान सालार इमामा की कॉल का मुंतज़र। उसने कई बार इमामा को इसके मोबाइल पर कॉल भी किया, मगर उसे मोबाइल ऑफ मिलता। उसे ये तजिस हो रहा था कि वो कहाँ थी। उस तजिस को हुआ देने में कुछ हाथ हुसन का भी था, जो बार-बार उससे इमामा के बारे में पूछता रहता था। बाज़ दफ़ा वो चढ़ जाता, मुझे क्या पता कि वो कहाँ है और मुझसे राब्ता क्यों नहीं कर रही। बाज़ दफ़ा मुझे लगता है, उसे मुझसे ज़्यादा तुम्हें दिलचस्पी है। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हुस्न का ये तजस और दिलचस्पी किसी मजबूरी की वजह से थी। वो बड़ी तरह फंसा हुआ था। सालार का ख़्याल था कि इमामा अब तक जलाल के पास जा चुकी होगी, और हो सकता है कि वो उससे शादी भी कर चुकी हुआ। गर्चा उसने इमामा से जलाल की शादी के बारे में झूठ बोला था। उसने की बात पर यकीन नहीं किया होगा। वो उसके पास दोबारा ज़रूर गई होगी। खुद सालार भी चाहता था कि वो खुद जलाल से राब्ता कायम करे, या फिर ज़ाती तौर पर जाकर एक बार उससे मिले। वो जानना चाहता था कि इमामा उसके साथ रह रही है या नहीं, मगर फ़िलहाल ये दोनों काम उसके लिए नामुमकिन थे। सिकंदर उस्मान मुसलसल उसकी निगरानी किरदार है थे, और वो इस बात से भी वाकिफ़ था कि वो ये निगरानी करवाने वाले वाहिद नहीं हैं। हाशिम मुबीन अहमद भी यही काम करवा रहे थे, और अगर वो लाहौर जाने का इरादा करता, तो अव्वल तो सिकंदर उस्मान उसे उसे जाने ही न देते, और बिलफर्ज जाने की इजाज़त दे भी देते, तो शायद खुद भी उसके साथ चल पड़ते, और वो ये नहीं चाहता था। वक्त गुजरने के साथ-साथ उस सारे मामले में उसकी दिलचस्पी कम से कम होती जा रही थी। उसे अब ये सब कुछ एक हमाकत लग रहा था। ऐसी हमाकत जो उसे काफ़ी महँगी पड़ रही थी। सिकंदर और तीबा अब हुमा वक्त घर पर रहते थे, और उसे कहीं भी जाने के लिए उसे बाकायदा इजाज़त लेनी पड़ती थी। हुसन अब उससे कम-कम मिलने लगा था। वो इसकी वजह भी नहीं जानता था। इस सूरत हाल से वो बहुत बोर हो रहा था। वो उस रात कंप्यूटर पर बैठा था, जब उसके मोबाइल पर एक कॉल आई थी। उसने की बोर डीड पर हाथ चलाते हुए लापरवाही से मोबाइल उठाकर देखा, और फिर उसे एक झटका लगा था। स्क्रीन पर मौजूद नंबर उसके अपने हैं मोबाइल का था। इमामा उसे कॉल कर रही थी। तो बिलाखिर आपने हमें याद कर ही लिया। उसने बेअख्तियार सीटी बजाई। उसका मूड एकदम फ्रेश हो गया था। कुछ देर हो गया था। पहले वाली बोरियत युकस्सर गायब हो गई थी। मैं तो समझ बैठा था कि अब तुम मुझे कभी कॉल नहीं करोगी। इतना लंबा उरसा लगा दिया तुमने। रस्मी अलीक सलीक के बाद उसने पूछा। मैं बहुत दिनों से तुम्हें फ़ोन करना चाह रही थी, मगर कर नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ से उमामा ने कहा। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? फ़ोन हो गया था, तो तुम्हारे पास मौजूद था। सालार ने कहा। बस कोई मजबूरी थी। उसने मुख्तसर आगा। तुम इस वक्त कहाँ हो? सालार ने कुछ तजस आमेज़ अंदाज में पूछा। बचगान हो सवाल मत करो सालार। जब तुम जानते हो कि मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगी, तो फिर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मेरे घर वाले कैसे हैं? सालार कुछ हैरान हुआ। उसे इमामा से उस सवाल की तवक्का नहीं थी। बिल्कुल ठीक हैं, खुश व खर्म हैं, ऐश कर रहे हैं। उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम वाकई बहुत अच्छी बेटी हो। घर से जाकर भी तुम्हें घर और घर वालों का कितना ख्याल है। हाउ नाइस।
दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही। फिर इमामा ने कहा, वसीम कैसा है? ये तो मैं नहीं बता सकता, मगर मीर अख़याल है, ठीक ही होगा। वो खराब कैसे हो सकता है? अंदाज और लहजे में अब भी कोई तब्दीली नहीं आई थी। उन्हें ये तो पता नहीं चला कि तुमने मेरी मदद की थी। सालार को इमामा का लहजा कुछ अजीब सा लगा। पता लगा, माय डियर इमामा, पुलिस इसी दिन मेरे घर पहुंच गई थी, जिस दिन मैं तुम्हें लाहौर छोड़कर आया था। सालार ने कुछ इस्तज़ाइया अंदाज में कहा, तुम्हारे फादर ने मेरे खिलाफ एफआईआर कटवा दी थी, तुम्हें अगवा करने के सिलसिले में। वो हंसा। जरा सोचो, मेरे जैसा बंदा किसी को अगवा कर सकता है, और वो भी तुम्हें, जो किसी भी वक्त किसी को शॉर्ट कर सकती है। उसके लहजे में उस बार तंज था। तुम्हारे फादर ने पूरी कोशिश की है कि मैं जेल पहुंच जाऊं और बाकी की जिंदगी वहां गुजारूं, मगर बस मैं कुछ खुशकिस्मत वाक़ हुआ हूं कि बच गया हूं। घर से कॉलेज तक मेरी निगरानी की जाती है, डंप कॉल्स मिलती हैं, और भी बहुत कुछ हो रहा है। अब तुम्हें क्या क्या बताऊं। बहरहाल तुम्हारी फैमिली है, हमें खासाज कर रही है। उसने जताने वाले अंदाज में कहा, मैं नहीं जानती थी कि वो तुम तक पहुंच जाएंगे। उस बार इमामा का लहजा माजरत ख्वाहाना था। मेरा ख्याल था कि इन्हें किसी भी तरह तुम पर शक नहीं होगा। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें इतने प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। वाकई तुम्हारी वजह से मुझे बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। मेरी कोशिश थी कि मैं पहले खुद को महफूज कर लूं, फिर ही तुम्हें फोन करूं, और अब मैं वाकई महफूज हूं। सालार ने कुछ तजस आमेज दिलचस्पी के साथ इसकी बात सुनी। तुम्हारा मोबाइल अब मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी, और मैं उसे वापस भेजना चाहती हूं, मगर मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। वो इसे बता रही थी, मैं तुम्हें कुछ पैसे भी भिजवाऊंगी, इन तमाम इखराजात के लिए जो तुमने मेरे लिए गए। सालार ने इस बार इसकी बात कही, नहीं, पैसे रहने दो, मुझे ज़रूरत नहीं है। मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास दूसरा है। तुम चाहो तो उसे इस्तेमाल करती रहो। नहीं, मैं अब उसे इस्तेमाल नहीं करूंगी, मेरी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है। उसने कहा। कुछ देर वो खामोश रही। फिर उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम अब मुझे तलाक के पेपर्स भिजवा दो, वो और तलाक के पेपर्स के साथ निकाहनामा की एक कॉपी भी, जो मैं पहले तुमसे नहीं ले सकी। कहाँ भजवाऊं? सालार ने उसके मुतालबे का जवाब कहा। इसके ज़हन में एकदम एक झमाका हुआ था। वो अगर अब तलाक का मुतालबा कर रही थी, तो उसका मतलब यही था कि उसने अभी तक किसी से शादी नहीं की थी, न ही तलाक के उस हक को इस्तेमाल किया था, जो निकाहनामा में वो इसकी ख्वाहिश पर उसे तफवीज़ कर चुका था। तुम उसी वकील के पास वो पेपर्स भजवा दूँ, जिसको तुमने हायर किया था, और मुझे उसका नाम और पता लिखवा दूँ। मैं वो पेपर्स इससे ले लूँगी। सालार मुस्कुराया। वो बेहद महतात थी, मगर मीरा तो इस वकील के साथ डायरेक्ट कोई राब्ता नहीं है। मैं तो उसे जानता हूँ भी नहीं हूँ। फिर पेपर्स इस तक कैसे पहुँचाऊँ? जिस दोस्त के ज़रिए तुमने उस वकील से राब्ता किया था, उसी दोस्त के ज़रिए वो पेपर्स उस तक पहुँचा दूँ। ये तो तय था कि वो उसे किसी भी तरह अपना कोई उता-पता ना देने का फैसला कर चुकी थी, और उस पर पूरी तरह कायम थी। तुम तलाक लेना क्यों चाहती हो? वो इस वक्त बहुत मौड में था। दूसरी तरफ एकदम खामोशी छा गई। शायद वो उससे हटा गया था। इस सवाल की तवक्का नहीं कर रही थी। तलाक क्यों लेना चाहती हूँ? तुम कितनी अजीब बात कर रहे हो। ये तो पहले ही तय था कि मैं तुमसे तलाक लूंगी। फिर उस सवाल की क्या तक बनती है? उमामा के लहजे में हैरानी थी। वो तब की थी, अब तो खासा लंबा वक्त गुजर गया है, और मैं तुम्हें तलाक देना नहीं चाहता। सालार ने बेहद संजीदगी से कहा। वो अंदाजा कर सकता था कि दूसरी तरफ उस वक्त उमामा के पैरों के नीचे से हकीकत जमीन निकल गई होगी। तुम क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूं, इमामा डायर, मैं तुम्हें तलाक देना नहीं चाहता, ना ही दूंगा। इसने एक और धमाकी किया। तुम तुम तलाक का हक पहले ही मुझे दे चुके हो। इमामा ने बेअख्तियार कहा। कब, कहाँ, किस वक्त, किस सदी में? सालार ने इत्मीनान से कहा। तुम्हें याद है, मैंने निकाह से पहले